हेलो नमस्कार दोस्तों। सफलता क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। ये वीडियो रीट और सुपर टैट को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए मैं बना रहा हूं। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण सिद्धांत के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में, यानी जो टीचिंग मेथड होती हैं और उसके जो कॉन्सेप्ट, उसके जो प्रिंसिपल होते हैं, उस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपको सुपर टैट और रीट और केवीएस में काम आने वाली वीडियो है। सी टेट में इससे कुछ कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सी टेट में बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो है वो सुपर टेट के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सुपर टेट में इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा, तो सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप सफलता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद आप खुद को अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे और उसके बाद किसी भी टेट परीक्षा के लिए आप रजिस्टर करेंगे तो जितनी भी सीडीपी यानी बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान की जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी वीडियोस हैं जो कि मैंने अब तक बनाई हैं, वो सभी वीडियोस का बैकअप आपको सफलता ऐप पर ही मिल जाएगा। साथ ही साथ उन सभी वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सफलता ऐप पर ही ई बुक और मॉक टेस्ट भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं है। पैसे वैसे हम वहाँ से नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, साथ रहेंगे सक्सेस तक। तो बिना किसी देरी के वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग होती क्या है, शिक्षण होता क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है उसे ही बोलते हैं टीचिंग, यानी टीचिंग इज अ प्रोसेस। टीचिंग एक प्रोसेस होता है। जब एक टीचर एक प्रोसेस के द्वारा अपने बच्चों को कुछ सिखा रहा होता है तो उस प्रोसेस को ही टीचिंग यानी शिक्षण बोलते हैं, या सीखने के लिए प्रेरित करता है। जब जब एक शिक्षक, जब एक टीचर बच्चों को प्रेरित यानी मोटिवेशन देता है, जब उन्हें प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कुछ सीखने के लिए, तो इस प्रक्रिया को यानी इस प्रोसेस को हम टीचिंग यानी शिक्षण बोलते हैं। तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक या कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को कुछ नया सिखा रहा होता है। ठीक है, वही शिक्षण कहलाता है। अब इसके अलावा कुछ इसमें कुछ बिंदु भी आते हैं, जैसे गणित का संबंध सबसे ज़्यादा किससे होता है? विज्ञान के साथ होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि प्राइमरी में यानी छोटी कक्षाओं में जो गणित होता है वो किस में सिखाया जाता है? विज्ञान के साथ, या विज्ञान गणित के साथ सिखाई जाती है। दोनों की किताब एक ही होती है प्राइमरी में, फर्स्ट या सेकंड थर्ड क्लास तक एक ही किताब होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षण के कुछ प्रमुख विधियों के बारे में। तो इस वीडियो में हम शिक्षण सिद्धांतों के प्रकारों की बात करेंगे, शिक्षण विधियों की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षण की कौन कौन सी प्रमुख विधियां होती हैं। सबसे पहले विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन और निगमन विधि, ये शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां होती हैं। शिक्षण की विधियों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम शिक्षण सिद्धांत के जो प्रकार हैं उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण सिद्धांतों के प्रकारों में औपचारिक शिक्षण सिद्धांत। तो औपचारिक शिक्षण सिद्धांत क्या होता है? औपचारिक का जैसे कि आप सबको पता होगा मतलब क्या होता है? फॉर्मल। औपचारिक यानी फॉर्मल, फॉर्मल फॉर्मल कॉन्सेप्ट। ठीक, क्या होता है ये फॉर्मल कॉन्सेप्ट? यानी औपचारिक शिक्षण सिद्धांत क्या होता है कि शिक्षण का यह सिद्धांत तत्व विज्ञान एवं ज्ञानवाद की उपसंज्ञाओं पर आधारित होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्धांत सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत निम्न सिद्धांत रखे गए हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत और भी सिद्धांत आते हैं। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले ये समझो कि औपचारिक यानी फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल प्रिंसिपल क्या होता है, फॉर्मल प्रिंसिपल क्या होता है टीचिंग का। टीचिंग का फॉर्मल प्रिंसिपल क्या होता है? जो विज्ञान और ज्ञानवाद पर आधारित होता है। किस पर? विज्ञान और ज्ञानवाद पर आधारित होता है। और ये ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। इसके अंतर्गत कुछ और भी उप सिद्धांत आते हैं, जैसे सबसे पहले आता है विचारोत्पादक सीखने का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक सुकरात जी थे। सुकरात जी ऐसा मानते थे कि कोई भी, सुकरात जी ने एक और चीज दी थी, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि जो थी, विधियां जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि भी किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। सुकरात ऐसा मानते थे कि विचार हमारे संज्ञान में खुद से पैदा होता है। अगर कोई बच्चा किसी टीचर से शिक्षक से अगर प्रश्न करता है तो शिक्षक को जवाब एकदम नहीं दे देना चाहिए। टीचर को इंतजार करना चाहिए कि कुछ ना कुछ बच्चे के दिमाग में अपने आप कोई ना कोई विचार उत्पन्न होगा, तो टीचर को जवाब उत्तर तुरंत नहीं देना चाहिए। जैसे जब भी उनके शिष्य उनसे प्रश्न करते थे तो वो एकदम जवाब नहीं देते थे, वो टालते थे। आज नहीं देंगे जवाब, कल नहीं देंगे, परसों नहीं देंगे, यानी वो ये इंतजार करते थे कि पूछने वाले के यानी शिष्य यानी बच्चे के दिमाग में, जो जिज्ञासु है उसके दिमाग में जब तक खुद से विचार उत्पन्न नहीं हो जाएगा तब तक वो अच्छी सी चीज़ को समझ भी नहीं पाएगा।
तो ये विचारोत्पादक यानी विचार का उत्पन्न होना, विचारोत्पादक सीखने का सिद्धांत जो था इसके प्रतिपादक सुकरात हैं। और इस सिद्धांत द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि सब ज्ञान बालक के अंदर ही है और शिक्षक का कार्य केवल उसको ऊपर लाना होता है। सुकरात ऐसा मानते हैं कि जितना भी दुनिया भर का ज्ञान होता है वो सारे हमारे अंदर होता है, बस जरूरत होती है उसे बाहर लाने की, जो कि एक शिक्षक करता है, जो कि एक टीचर करता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने सिद्धांत दिया था विचारों उत्पादक, यानी विचारों को अंदर से ही उत्पादन करना। वो ऐसा मानते हैं कि सब कुछ बच्चे के अंदर ही है, पूरा ज्ञान बच्चे के अंदर दिमाग में भरा हुआ है, बस उसे बाहर निकालना है। ठीक है, इस पर बल दिया जाता है। इसके लिए शिक्षक को प्रश्न पूछने की विधि अपनानी चाहिए और प्रश्नों द्वारा छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। यह सिद्धांत किसने दिया है? विचार उत्पादक का सिद्धांत किसने दिया है? सुकरात ने, सोक्रेटिस ने। ठीक है, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, सुपर टेट में बहुत काम आने वाला है। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत विचारोत्पादक सीखने का जो सिद्धांत है वो सुकरात जी ने दिया है। ऐसा मानते हैं सुकरात जी कि पूरा ज्ञान बच्चे के अंदर होता है, बस हमें जरूरत होती है उस ज्ञान को बाहर लाने की। जो भी जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु कौन होते हैं? जो प्रश्न करने की जो इच्छा होती है इनकी, जैसे मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ चीज़ जाननी है, तो मैं जिज्ञासु कहलाऊंगा, मुझे पता करना है किसी चीज़ के बारे में। लेकिन अब होता है क्या, सुकरात का ऐसा मानना है कि वो चीज़ आपको पहले से पता है। ठीक है, ये सुकरात ऐसा मानते हैं। अब इसी के अंतर्गत दूसरा आता है संप्रेषण सीखने का सिद्धांत। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ठीक, संप्रेषण सीखने का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या होता है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट महोदय हैं। कौन है? हर्बर्ट महोदय हैं। और वे बालक के मस्तिष्क को कोरी पटिया यानी स्लेट मानते हैं, एकदम कोरी स्लेट मानते हैं, खाली स्लेट मानते हैं। और वो ऐसा मानते हैं कि जिस पर शिक्षक जो अपना संप्रेषण देगा, शिक्षक जो बच्चे को सिखाएगा, बच्चा वही सीख जाता है, बच्चा वैसा ही बन जाता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कहा है कि आप मुझे बच्चा दे दो, आप जो चाहते हैं मैं बच्चे को वो बना दूंगा। अब कौन है, उनका नाम क्या है, वो आपको कमेंट में बताना है, वीडियो के कमेंट में बताना है क्या नाम है उस मनोवैज्ञानिक ने जिसने कहा था कि आप मुझे बच्चा दे दो और आप जो चाहते हैं मैं बच्चे को वही बना दूंगा। चोर तो चोर, वकील तो वकील, डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर इंजीनियर, जो आप चाहते हैं मैं बच्चे को वही बना दूंगा। तो इसका नाम बताना है, मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है संप्रेषण सीखने का सिद्धांत। ये दोनों ही सिद्धांत आते हैं आपके औपचारिक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले विचारोत्पादक सिद्धांत यानी विचारों का उत्पन्न होना, सुकरात ने दिया है। संप्रेषण सीखने का सिद्धांत यानी कम्युनिकेशन का सिद्धांत, ये दिया है हर्बर्ट ने। हर्बर्ट मानते हैं कि बच्चा कोरी स्लेट होता है, एकदम खाली स्लेट होता है, जो टीचर उसमें जो चीज़ें देता है वही स्लेट पर लिख जाता है, यानी वही बच्चे के दिमाग पर अंकित हो जाता है। ठीक है, अगला है इसी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अगला आता है संचककरण या परिवर्तन सीखने का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या है? यह सिद्धांत जॉन ड्यूबी ने दिया है। किसने दिया है? जॉन ड्यूबी ने। ठीक है, अब इनके द्वारा ये क्या कहते हैं कि इस सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया जाता है कि छात्रों को शिक्षण द्वारा एक वांछित आकृति या ढांचे में ढाला जा सके। जरा फिर से समझिए, इस सिद्धांत में इस चीज पर बल दिया जाता है कि छात्रों को शिक्षण के द्वारा यानी टीचर के द्वारा, टीचर एक प्रोसेस करेगा, टीचिंग करेगा और उसके द्वारा एक आकृति में या किसी ढांचे में ढाला जाए, यानी बच्चों में क्या किया जाए? परिवर्तन किया जाए शिक्षण के द्वारा, यानी टीचिंग के द्वारा बच्चों में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, और इनका मानना है कि व्यक्ति अपने वातावरण और व्यक्तित्व के आधार पर सफल होता है, यानी जैसा व्यक्ति का वातावरण होगा, जैसा व्यक्ति का एनवायरनमेंट होगा, वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। ठीक है, वातावरण बराबर व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, एनवायरनमेंट इक्वल टू पर्सनैलिटी। ठीक है, E बराबर P ऐसे मान के चलिए। इन्होंने कहा है कि जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे ही पर्सनैलिटी बनती है व्यक्ति की और वैसा ही वो सफल होता है। ठीक है, उसी आधार पर वो सफल होता है। तो इन्होंने संचकरण या परिवर्तन सीखने के सिद्धांत पर उन्होंने जोर दिया है, वातावरण पर। और उन्होंने अब वातावरण पर जोर दिया है तो टीचिंग प्रोसेस का अपने आप एक मुख्य यानी अहम रोल इसमें हो जाता है। भाई जैसा वातावरण होगा यानी जैसी टीचिंग होगी वैसे ही बच्चे का व्यक्तित्व बनेगा और वैसा ही फिर वो बच्चा उसी प्रकार से सफल होगा। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया है? संचकरण का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। अगला है परस्पर खोजबीन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या आता है? यह सिद्धांत छात्र और शिक्षक के परस्पर खोजबीन पर आधारित होता है, यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत छात्र और शिक्षक परस्पर खोजबीन करते हैं, चीज़ों को नया नया
नए नए प्रकार से सोचते हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से सोचना। जब टीचर और बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न आयामों में सोचते हैं, नई नई चीज़ें खोजते हैं, तो उसे ही कहा जाता है परस्पर खोजबीन का सिद्धांत। ओके, साथ ही यह समस्या समाधान प्रणाली को भी महत्व देता है। किसे देता है? समस्या समाधान प्रणाली। भैया जब नई नई खोज होगी, टीचर भी नई समस्याओं पर खोज करेगा, बच्चा भी भिन्न भिन्न आयाम से सोचेगा, तो भाई समस्या का समाधान तो अपने आप मिल ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए परस्पर खोजबीन किस पर बल देता है? समस्या समाधान प्रणाली को महत्व देता है। इस सिद्धांत में दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कौन दोनों? बालक और टीचर। ठीक है, इसमें कौन कौन सक्रिय एक्टिव रहते हैं? बालक भी एक्टिव रहता है और शिक्षक यानी टीचर भी एक्टिव रहता है। ये नहीं कि बालक डीएक्टिवेट है, टीचर एक्टिव है, नहीं, दोनों ही एक्टिव रहेंगे। ओके, और क्या क्या है इस सिद्धांत में? दोनों एक्टिव रहते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में खोजबीन करके नवीन ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता कितनी होती है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में जितनी सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी, व्यक्ति में जितनी नवीन चीज़ों को खोजने की क्षमता ज़्यादा होगी, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सफल होगा। इसीलिए इसका नाम है खोजबीन का सिद्धांत। यानी बच्चों को किस पर बल देना चाहिए? टीचर को चाहिए कि वो बच्चों के साथ परस्पर क्रिया करे। किसके लिए? नई नई चीज़ों को खोजने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत, अभी और भी बचे हैं, मैं एक बार फिर से रिविजन करा देता हूँ, थोड़ा इरेज करके कराता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा साफ करता हूँ मैं सिद्धांत, पेन सिलेक्ट करता हूँ। क्या क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा औपचारिक शिक्षण सिद्धांत। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत 4 शिक्षण सिद्धांत। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत 4 उप शिक्षण सिद्धांत। कौन कौन से? विचारोत्पादक सुकरात का, संप्रेषण हर्बर्ट स्पेंसर का, और अगला है आपका तीसरा है संचक्रण का सिद्धांत, संचक्रण या परिवर्तन का सिद्धांत जॉन डीयूबी का, परस्पर खोजबीन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये चारों सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं? फॉर्मल यानी औपचारिक शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत। ये पहला था, और इसके ये 4 जो थे ना, वो सह या उप शिक्षण सिद्धांत थे। अब हम आगे दूसरे शिक्षण सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा है वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला, वर्णन करना। अब क्या होता है? वर्णनात्मक शिक्षण परीक्षणों से प्राप्त परिणामों और निरीक्षणों द्वारा प्राप्त तत्वों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? कि परीक्षण के बाद क्या रिजल्ट रहा है, रिजल्ट क्या रहा है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वर्णनात्मक यानी वर्णन करना, वर्णन यानी एक्सप्लेन करना। और वर्णन हम किसी चीज़ का कब करते हैं? जब कोई चीज़ हमें पता लग जाती है, उसके बाद ही तो उस चीज़ का वर्णन करते हैं, हम व्याख्या करते हैं उसकी। तो ये किस पर आधारित होता है? परिणामों पर यानी रिजल्ट पर आधारित होता है। और निरीक्षण के द्वारा या परीक्षाओं के द्वारा जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, उन परिणामों पर यह आधारित होता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संबंधी चल राशियों के संबंध एवं प्रभावशीलता का पूर्वानुमान करना है, यानी प्रिडिक्शन करना है कि बच्चा किस दिशा में जाएगा। रिजल्ट हमें पता लग जाता है बच्चे के बारे में कि बच्चा मैथ में वीक है, साइंस में वीक है, इंग्लिश में अच्छा है, हिंदी में अच्छा है, तो वहीं से फिर हम बच्चे की आगे की दिशा तय कर सकते हैं। तो वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित होता है? ये किस पर, इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चे की आगे की दिशा तय करना। ठीक है, नाम है वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत। इसमें 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? सीखने की उन्मुखता। बच्चे के अंदर कितनी सीखने की उन्मुखता है। रिजल्ट से हमें यह पता लगा है कि बच्चे का मैथ में जो स्कोर है वो बिलो 50% है, 50% से नीचे है, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे के अंदर मैथ सीखने की उन्मुखता नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। सीखने की उन्मुखता, ज्ञान की संरचना, क्रमशीलता और पुष्टिकरण। ठीक है, ये इसके अंतर्गत 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला हम बात करते हैं प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत की। किसकी? प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत। ये तीसरा है। पहला कौन सा था? औपचारिक। दूसरा कौन सा था? वर्णनात्मक। और तीसरा है प्रमाणिक। पहला हमने पढ़ा औपचारिक। औपचारिक में 4 हमने पढ़े। ठीक है, 4 में हमने जैसे सुकरात वाला पढ़ा, अभी फिर से रिवीजन करा देता हूँ। पहला हमने पढ़ा औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, जिसके अंतर्गत विचारोत्पादक, संप्रेषण, तीसरा संचक्रण या परिवर्तन का सिद्धांत, चौथा परस्पर खोजबीन का सिद्धांत। ये हमने 4 पढ़े थे औपचारिक शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत। दूसरा जो था वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, तीसरा था आपका प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत। अब इसमें क्या है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में भी। मानव एक बौद्धिक प्राणी है, यानी हमारे अंदर इंटेलिजेंस पाई जाती है। हम सभी मानव हैं और हमारे और बच्चों सभी के अंतर्गत सभी के अंदर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पाई जाती है। हम सब बौद्धिक प्राणी हैं। उसका प्रयोगात्मक स्थिति पर नियंत्रण करना
रखना कठिन होता है। जो हमारी प्रयोगात्मक जो स्थिति होती है, हम सभी का उन पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है। अतः इस दृष्टि से प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत को महत्व दिया गया है। इस सिद्धांत को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। मैं फिर से एक बार समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, पहले मैं पूरा बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे कुछ निम्न वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, दूसरा शिक्षक व्यवहार सिद्धांत, तीसरा मनोवैज्ञानिक शिक्षक सिद्धांत और चौथा सामान्य शिक्षण सिद्धांत। ऐसा मान के चलिए कि जो प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत है वो किस पर बिलीव करता है? वो बिलीव करता है रिजल्ट पर। ठीक है, रिजल्ट पर। अभी हमने देखा था पीछे वाला जो था वर्णनात्मक में क्या था? वो आधारित था रिजल्ट पर। ठीक है, आधारित होना और बिलीव करना यानी विश्वास रखना दोनों अलग अलग चीजें। आधारित का मतलब था कि वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत जो होता है वो उसी के बेस पर चलेगा, यानी उसी के अनुसार चलेगा, रिजल्ट के अनुसार चलेगा। लेकिन जो प्रामाणिक कहते हैं ना, प्रामाणिक, मैंने प्रमाण दे दिया, ये सर्टिफिकेट दे दिया ये। ठीक है, ऐसे एक और शब्द से बोल सकते हैं सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेशन पर ज्यादा बिलीव करता है प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत। इसके अंतर्गत मतलब यह है कि ये बिलीव करता है रिजल्ट पर, ये बीच की क्रियाओं को मानता ही नहीं है, ये मानता है कि बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और कहता है कि हम सभी बौद्धिक प्राणी हैं, मानव बौद्धिक प्राणी है, लेकिन हमारा नियंत्रण करना, जो प्रयोगात्मक स्थिति है उन सभी पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसीलिए जब हम इन सब पर कंट्रोल कर लेते हैं तो मतलब प्रमाण हमें मिल जाता है कि देखो हमने ये कंट्रोल कर लिया। इसके अंतर्गत इस पे बल दिया जाता है सबसे ज्यादा शिक्षण का। किस पर बल दिया जाता है? शिक्षण यानी टीचिंग पर। सबसे ज्यादा टीचिंग पर बल दिया जाता है इस सिद्धांत के अंतर्गत। टीचिंग जैसा होगा वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मानना है प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत का। जैसे शिक्षण का व्यवहार कैसा है, मनोवैज्ञानिक शिक्षक सिद्धांत, टीचर को कितना साइकोलॉजिकल टीचर जानता है बच्चों के बारे में। बच्चे को ABCD आई नहीं रही है, इंग्लिश अल्फाबेट पता ही नहीं है, टीचर मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे का निरूपण ही नहीं कर पा रहा है, बच्चे को पहचान ही नहीं पा रहा है, यानी उसे मनोविज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, साइकोलॉजी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है, PB नहीं पता है साइकोलॉजी का, तो कैसे जान पाएगा टीचर बच्चे के बारे में? बच्चे की मनोस्थिति को जानना ही चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाती है। साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि पूरा साइकोलॉजिकल टीचर अपने विषय का ज्ञान ना रखे, साइकोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान रखे, मनोविज्ञान का ज़्यादा ज्ञान रखे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए मनोविज्ञान का, जिससे कि वो बच्चे की स्थिति के बारे में जान सके, बच्चे की मनोस्थिति के बारे में जान सके कि बच्चे की मनोस्थिति कैसी है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की रुचि किस में है, ये तो कम से कम पता ही कर सके टीचर। बच्चे की रुचि है मैथ में और पढ़ाए जा रहे हैं आप उसे खेल वाली चीज़ें, है ना, या बच्चे की रुचि है खेल में, स्पोर्ट में, एथलीट बनना चाहता है, आप जबरदस्ती उसे मैथ पढ़ाए जा रहे हैं, क्या होगा कि आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं, आप ना बच्चे की स्थिति के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत, सामान्य शिक्षण सिद्धांत, इन सभी पर प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत बल देता है। तो ये 3 शिक्षण सिद्धांत थे। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला हमने औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, जिसके अंतर्गत 4: विचारोत्पादक, संप्रेषण, संचकरण या परिवर्तन, परस्पर खोजबीन का सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, प्रामाणिक, और ये दूसरा था वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, तीसरा है प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत। ये चीज़ें आपको सुपर टेट और रीट में काम आने वाली हैं, क्योंकि रीट की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, जुलाई में रीट की परीक्षा होनी है, तो रीट और सुपर टेट दोनों के लिए काम आने वाली चीज़ हैं। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे शिक्षण विधियों को लेकर। ये UPSSC PET का बैच है जो कि सितंबर में आपकी परीक्षा होने वाली है PET की, तो उसके लिए हमारा नया बैच, कंप्लीट बैच, जिसमें हम 300 घंटे से ज़्यादा की इंटरेक्शन क्लासेस देंगे, 20 घंटे से ज़्यादा का डिस्कशन देंगे और 200 से ज़्यादा डाउनलोडेबल PDF देंगे। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। फीस अभी 2199 रुपये है मात्र। इसके साथ ही साथ हमारा CTET का बैच भी चल रहा है। CTET का बैच लेने के लिए या किसी भी UP टेट का बैच लेने के लिए आप सफलता ऐप पर इनरोल कीजिए, सफलता ऐप डाउनलोड कीजिए। सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद इस क्लास की PDF या इस वीडियो की PDF भी आप वहां से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर दें। मुलाकात करेंगे कल अगली नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए सफलता के साथ। मिलेंगे कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।